साथियों नमस्कार। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का कस्बा है, ऐतिहासिक कस्बा, जल महलों की नगरी डीग। और डीग के कश्यप परिवार में खुशी जो है वो दोगुनी हो गई थी उस समय जब 13 जुलाई की मध्य रात्रि को राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 का परिणाम आया था। भाई और बहन दोनों का एक साथ आरएएस की इस परीक्षा में चयन हुआ है। भाई अभी हमारे पहुंचने से पहले जयपुर के लिए रवाना हो गए। बहन जो हैं प्रेमलता कश्यप इस समय सीधे आपकी स्क्रीन पर हैं। इनकी इस सफलता की कहानी क्या है और कल ही जो नोटिफिकेशन सामने आया है 2021 की परीक्षा का, उसके अभ्यर्थियों के लिए इनकी व्यक्तिगत क्या सलाह है, इस पर हम इस चर्चा को, इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। आपके सवाल इस चर्चा को रोचक और सार्थक बनाने में हमारी मदद करेंगे। प्रेमलता जी, कैसा अनुभव हुआ 13 जुलाई की मध्य रात्रि को करीब 11:15 बजे जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको पहली सूचना कहाँ से मिली थी? रिजल्ट मैंने खुद ही देखा था। अच्छा, क्योंकि पहले से तय था कि जिस दिन इंटरव्यू समाप्त होंगे उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। जी। वेट कर रहे थे आप? जी। खुद ने ही देखा? जी। पहले अपना पता चला या भाई का? पहले मैंने अपना ही रिजल्ट देखा था। अच्छा, फिर भाई का देखा। थोड़ा आप पीछे चलते हैं हम। वो दिन याद करो जब आपके दिमाग में आरएएस की परीक्षा देने की बात आई थी। पहले मैं एमबीए के बाद मैंने प्राइवेट जॉब किया था। अच्छा, थोड़ा आवाज थोड़ा नहीं बोल रखे हैं। तो आप एमबीए कर रही थी? जी। उसके बाद प्राइवेट जॉब कहाँ? जयपुर में ही मैंने प्राइवेट जॉब किया था। अच्छा। और उसी दौरान मेरे साथ में एक मेरी कलीग थी जो कि इसकी तैयारी कर रही थी, आरएएस की। जी। अच्छा। तो जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि मेरे पास मैंने बीए किया हुआ ग्रेजुएशन में। अच्छा। तो यही सब्जेक्ट रहे तो मुझे लगा मैं भी कर सकती हूँ। तो उसी समय फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। वो साल कौन सा था? 2015 से शुरू। 2015 में आपने आरएएस परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया था। जी। तो 16 वाली दी थी? जी, 16 वाली भी दी थी। अच्छा। और 13 वाली भी दी थी क्योंकि वो 15 में ही हुई थी। अच्छा, वो 13 वाली जो 15 में है वो हुई थी। जी। और अब ये तीसरा प्रयास था आपका 2018 वाली का। जी। अच्छा, तो थोड़े से अपने अनुभव शेयर करो उन लोगों के साथ जो 2021 की परीक्षा फेस करने के लिए अपना मन बना रहे हैं। कितना कठिन है आरएएस परीक्षा को फाइट कर लेना? मैं ये कहना चाहूंगी कि कठिन तो कुछ नहीं है। अगर इंसान ठान लेता है तो कठिन से कठिन काम है वो भी आसान हो जाता है। और जो आरएएस की परीक्षा है वो मेहनत तो मांगती है, लेकिन उसके साथ में एक धैर्य बनाए रखना ही बहुत पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा का जो अवधि है वो कम से कम निश्चित नहीं रहती है। 3 साल का एक टाइम फ्रेम सा सेट हो गया है कि 3 साल में जाकर के ये पूरा होता है। प्री परीक्षा के लिए किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? प्री परीक्षा के लिए जैसे उसमें राजस्थान जीके का सबसे ज्यादा पार्ट रहता है, तो राजस्थान जीके को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। उसके साथ में जो करंट अफेयर्स हैं उनको अपडेट रखें, और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उससे संबंधित कहीं किसी कोचिंग में अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो वो बेनिफिशियल रहता है। उससे अभ्यास हो जाता है कि हमें कौन सी गलती जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें नहीं करनी चाहिए। भाई बहन दोनों ने एक साथ रहकर के तैयारियां की है या अलग अलग? एक साथ ही की है। मैंने तो सेल्फ स्टडी की है। और अच्छा। भैया ने कोचिंग से। आपने कोचिंग को तवज्जो क्यों नहीं दी? मैंने कोचिंग इसलिए नहीं की क्योंकि जो गाइडेंस मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका था मेरे जो साथी जो तैयारी कर रहे थे उनसे। और अच्छा। जी, तो मटेरियल भी मेरे पास में था, तो इस कारण फिर मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए। तो ये जो तैयारी आपने की ये इन सर्विस जॉब करते हुए ही की है या जॉब को छोड़ दिया था? शुरुआत में तो मैंने जॉब करते हुए की थी तैयारी। फिर उसके बाद फिर मैंने जब 2 बार मैं मेंस लिख चुकी थी, लेकिन मुझे सफलता
फोकस होके इस पे अच्छा, फिर जॉब को ब्रेक करना पड़ा कि भाई जब मन लगा करके एकाग्र। एक सवाल कई बार लोगों का रहता है कि कितनी अवधि की तैयारी पर्याप्त है? घंटों में अगर तब्दील किया जाए 24 में से रोजाना नियमित रूप से कितने घंटे एक कैंडिडेट को निकालने चाहिए? मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बेसिक जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है या अन्य जो जितने सब्जेक्ट हैं, अगर उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। इनको क्लियर करने के लिए बेसिक क्लियर हो जाए, इंसान कोई भी टॉपिक है उस पर उसका कंसेप्ट क्लियर हो ताकि वो फेयर उत्तर दे पाए, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? इसके लिए जो स्कूल में जो बुक्स चलती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, या ग्रेजुएशन में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो उन पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कोचिंग का गाइडेंस लेना, मैं कोचिंग समझती का हूँ कि गाइडेंस उचित लेना जो रहेगा। बहुत जरूरी रहता है। एक अभ्यर्थी जो आरएएस जैसी परीक्षा फाइट करने की सोच रहा है, उसका एकेडमिक जो बैकग्राउंड होता है, जिस कई बार देखें 10वीं में कितनी, 12वीं में कितनी, क्योंकि अंक तालिका ही एक जी। तय करती है कि वो विद्यार्थी कितना लेबोरियस है, तो एकेडमिक बैकग्राउंड का कितना महत्व है? एकेडमिक बैकग्राउंड मुझे लगता है कि एक क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं कि टॉपर लोग जो होते हैं वही इन परीक्षाओं को फाइट करते हैं। जी नहीं, इसमें जो सामान्य नंबर से जो पास हुए अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत अच्छी रैंक लाकर पास होते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई सा जो मेरिट होल्डर हैं वही उनके अंदर कोई ज्यादा पोटेंशियल होता हो। क्योंकि ये जनरल स्टडीज होती है इसमें सब्जेक्ट, तो वो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है ये जो आपके बैकग्राउंड से मैच करता है। हाँ, हाँ, और हाँ। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बिल्कुल नया होगा आपके लिए, वो पहली बार ही आप पढ़ेंगे। तो सबके लिए ये सिचुएशन सेम है। तो जो साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए आर्ट्स वाले सब्जेक्ट नहीं होते हैं, टफ होते हैं वो और थोड़ा जो सा, आर्ट्स बैकग्राउंड से उनके लिए साइंस या मैथ आदि जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से उनके लिए दिक्कत करते हैं। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है? थोड़ा 8वीं 9वीं 10वीं से ग्रेजुएशन तक का? जी मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन, अच्छा अच्छा, पीजी तक। पीजी तक आपने फर्स्ट डिवीजन से किया है। तो ये इसी परीक्षा की ओर जाने का मन था या पहले से कुछ और तय कर रखा था? मैं परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने ये डिसीजन किया ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का, ताकि मैं जो स्किल्स डेवलपमेंट है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें काम करके फिर मैं प्राइवेट अच्छी जॉब पा सकूं, ताकि मैं कुछ मदद कर सकूं। लेकिन 2008 के बाद जो रिसेशन आया तो उसमें प्राइवेट जॉब्स में काफ़ी कम हो गई इसकी डिमांड। हाँ हाँ हाँ, एमबीए एक बार डाउन चला गया था, बिल्कुल सही बात है। तो होता क्या है कि एक साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं और बहुत सारे लोग जिन चीजों में चले जाते हैं, फिर उनका ग्राफ जो है वो कम हो जाता है। जी, तो मुझे मेरे मन मुताबिक इस तरह की कोई जॉब मिली नहीं जो मैंने सोचा था एमबीए करने के बाद। जी। अच्छा, तो फिर मैंने इसी का मन बनाया कि सिविल सर्विस में जाना है। हाँ, ये जो बात अभी आपने कही, फैमिली की आर्थिक स्थिति, ये अभ्यर्थी को कितना स्ट्रांग बनाती है या कितना उसकी कमजोरी होती है? कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर दिक्कत भी आती है, क्योंकि आजकल जो शिक्षा है वो भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो जब बच्चे को जैसे कोचिंग चाहिए, अच्छी कोचिंग चाहिए या फिर कुछ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आर्थिक रूप से सशक्त जो लोग हैं। आवाज कम आ रही है आपकी, आपके ही कस्बे के रहने वाले हैं राहुल गोयल, उनकी शिकायत है थोड़ी सी आवाज। हाँ, थोड़ा और थोड़ा खुशमिजाज होकर के बोलो आप, हंसते हुए और तेज आवाज में। हाँ हाँ हाँ, बताएं आप। आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा रोल तो रहता ही है, क्योंकि जब आर्थिक रूप से सशक्त रहते हैं तो और अन्य कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो थोड़ी अन्य चिंताएं भी रहती है, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि वो एक तरह से उत्प्रेरक का ही काम करती है, क्योंकि हमें अपनी स्थिति को बदलना है, सशक्त करना है, तो उस तरह वो प्रेरणा भी बनती है कि मुझे ये चीज़ करनी है। हाँ, नटवर सिंह चंदेला है, उनका एक सवाल है आपसे प्रेमलता, कि इस परीक्षा में विज्ञान संकाय वाले ज्यादा सफल होते हैं या कला संकाय वाले? आप कोई कंक्लूजन दे पाए?
जी, अब से पहले 2016 और 13 में जो सब्जेक्ट मेंस का जो सिलेबस था तो उसमें मैथ्स का बहुत ज्यादा पार्ट वो था। हाँ, तो उन साल में हम देखते हैं जो पास हुए अभ्यर्थी हैं उनमें साइंस और मैथ बैकग्राउंड वाले ज्यादा हैं। लेकिन अभी जो सिलेबस चेंज किया था आरपीएससी ने तो उसमें मैथ्स को हटा दिया अब गया। सब कॉमन कर दिए हैं। जी। हाँ, कॉमन तो अभी साइंस वालों को भी उतना ही वेटेज मिलता है जितना आर्ट्स वालों को आर्ट्स भी। वालों को मिलता है। ऐसा कोई अभ्यर्थी जो अब 2021 के नोटिफिकेशन के बाद मन बना रहा है कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा देनी है, उसको आपकी क्या सलाह दोगी? पहली प्राथमिक सलाह उसके लिए क्या है? पहले तो अपनी जो आप सोच अपनी बना रहे हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो इसको बरकरार रखना, क्योंकि ये होता है कि हम एक बार सोच तो लेते हैं, कोई काम हाथ में ले लिया, लेकिन जब हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं और जब वहाँ पे समस्याओं का जब सामना करते हैं तो कई बार हिम्मत जवाब देने लगती है, निराशा आने लगती है। तो उसको अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना, धैर्य बनाए रखना और आप निश्चित ही अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन ये परीक्षा जो है वो कड़ी मेहनत जरूर मांगती है, तो उसके बिना ये लक्ष्य प्राप्त होगा नहीं। कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट विकल्प भी नहीं है। अपने अनुभव से आप बताइए, जैसा अभी आपने कहा कि रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, तो ऐसी एक दो चीज आपने फेस की हो, प्रैक्टिकल ज्यादा लोगों के समझ में आता है इस अवधि में, जो नया विद्यार्थी है उसके सामने ये दिक्कत आ सकती है, आप अपने अनुभव से शेयर करें थोड़ा सा। एक तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जैसे प्री या मेंस जो भी एग्जाम होता है तो उसके बाद कई बार भर्ती है वो कोर्ट में किसी न किसी वजह से अटक जाती हैं, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हाँ। फिर उसमें अनिश्चितता का दौर रहता है कि कब आएगा रिजल्ट या कब एग्जाम होगा, कुछ निश्चित नहीं रहता, तो उस समय धैर्य बनाए रखने की बहुत जरूरत है। और दूसरी समस्या तो मुझे जो लगती है वो यही है कि जो मटेरियल है कि पढ़ाई के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं अभी ऑनलाइन जैसे क्लासेस हो गई हैं और बहुत सारी कोचिंग भी उपलब्ध है, तो अभी अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनको क्या नहीं पढ़ना है। उससे ज्यादा बचना जरूरी है कि हम, हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? उसके लिए जैसे आप जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं, अगर कोई आप जिनको जानते हैं तो उनसे आप एक बार गाइडेंस ले लें कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और क्या मटेरियल है जिसको जो हमें सफलता दिलाने में सहायक होगा। सिलेबस पर कैसे पकड़ बनाए व्यक्ति जो है, तो सिलेबस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए क्या क्या चीजें उसे करनी चाहिए? सिलेबस एक बार तो जैसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिवीजन जरूरी है किसी भी चीज का। सबसे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, और फिर उसके बाद उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही हम उसमें मुख्य परीक्षा में उसको लिखने में आसानी रहेगी। रिवीजन में और रटंत में क्या अंतर है? एक तो व्यक्ति रटता है और एक बार बार का रिवीजन करना, इसको आप कैसे थोड़ा सा अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ चीजें जैसे होती है फैक्चुअल, उनको तो रटना पड़ता है, क्योंकि जैसे डाटा हो गए, जैसे लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, तो उसमें कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, वो है जो है डाटा। हाँ, फिक्स है वो तो। जी, वो हाँ। डाटा तो आपको याद करना ही होगा। लेकिन जैसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना में परिवर्तन कब हुआ और किसके कारण हुआ, तो वो एक कॉन्सेप्ट है उनके। केशवानंद भारती जो केस बाद था, उसके बाद क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, तो वो एक कंसेप्ट है, तो उस चीज को आप क्लियर करेंगे तभी आप आगे उसमें कुछ लिख पाएंगे अच्छे से। आने वाले दिनों में जब आप आरएएस में चयनित होकर के प्रशिक्षण लेकर के आप पदस्थापित होंगी, तो आपकी प्राथमिकता में कौन सी चीजें रहेंगी? मेरी प्राथमिकता में सबसे पहले जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी कार्य हैं उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा जो भी जनता की जितनी समस्याएं हैं, जो पेंडेंसी है, उसको दूर करना, काम की जो पेंडेंसी है उसको हटाना। हाँ, वो आज का काम आज ही निपट जाना चाहिए, टेबल पर भीड़ नहीं रहे कि फाइलें रखी हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। गजराज चौधरी हैं फतेहपुर के रहने वाले, वो आपसे चाहते हैं कि जो साक्षात्कार आपका हुआ था
उस बंद कमरे में जहाँ 4-5 लोग सामने होंगे, आप अकेली थी, जी। वहाँ के कुछ अनुभव बताइए कि पहला सवाल क्या पूछा आपसे? पहला सवाल तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे 10वीं कहाँ से की है, 12वीं कहाँ से की है, कौन से विद्यालय से की है, ये सवाल। आखिरी का सवाल क्या था? आखिरी सवाल यही था कि आपने कौन सा अटेम्प्ट दिया है। अच्छा, ये परीक्षा में जिसमें आप इंटरव्यू तक पहुंची हैं, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? जी। ऐसा सवाल जो बहुत सरल लगा हो उस कमरे में इंटरव्यू देते समय आपको। जी, एक रोचक सवाल बहुत पूछा गया था। हाँ। जो इंटरव्यू मेंबर थे, तो उन्होंने कहा कि आप इमेजिन कीजिए कि आप इंटरव्यू बोर्ड में शामिल हैं अच्छा। और हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, आप टेबल के इधर हैं और हम इधर हैं। हाँ, जी, हाँ, जी। हाँ, हाँ। तो आप हमसे एज ए बोर्ड मेंबर आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अच्छा, तो फिर आइए, ये तो बताने लायक भी है, आपको बताना भी चाहिए कि आपने क्या उत्तर दिया इसका। जी, पहले तो मैं थोड़ी देर मैंने पॉज लिया, मैं थोड़ा साइलेंट हो गई क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड से क्वेश्चन पूछना हाँ। कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो जो चेयरमैन मैम थी, उन्होंने बोला कि आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अनुमति दी दी। आपको कि हम अनुमति दे रहे हैं जी। कि आप। हाँ, बिल्कुल सही है। तब मैंने सवाल पूछा कि सर, मैं पूछना चाहूंगी कि एक प्रशासक के तौर पर आप अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट किस तरह से मानते हैं। अच्छा। तो सर ने स्माइल करते हुए बोला कि अब इसका जवाब भी बता दीजिए। अच्छा, आपसे ही जवाब, आपका ही सवाल, आपका ही जवाब। जी। हाँ, तो फिर आपने कैसे अपनी बातें शेयर की? सर, मैंने उसमें अपना जवाब इस तरह से दिया कि मैं एक बहुत ही धैर्यवान हूँ और विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित कर पाती हूँ, और साथ ही मैं संवेदनशील भी हूँ, और एक प्रशासक में संवेदनशीलता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जरूरी है, बहुत क्योंकि ज्यादा। तब तक वह जनता के जो दुख दर्द है उनको महसूस ही नहीं संवेदन कर पाएगा, तो उनको दूर कैसे करने का प्रयास कैसे करेगा। सबसे टफ सवाल आपको कौन सा लगा? ऐसा तो कोई सवाल नहीं था कि जो टफ हो, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन ही पूछते हैं, और सबसे ज्यादा वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि कॉन्फिडेंस आप, का लेवल कैसा है, किस आप तरह से आप अपनी बात रख पा रहे हैं कॉन्फिडेंस तरीके से। भरतपुर जिले या डीग से जुड़ा हुआ कोई सवाल उन्होंने आपसे किया हो? जी नहीं, जिले संबंधित कोई भी सवाल नहीं किया था। महिलाओं संबंधी हाँ। क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, और अभी जैसे महिला आरक्षण बिल है वो संसद में अभी तक लंबित है। हाँ, लंबे समय से तो लंबित है। उसके क्या कारण हैं और क्या समाधान होने चाहिए। तो उसका मैंने उनको संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया, और वो संतुष्ट भी नजर आए थे। जितेंद्र छाबड़ी हैं एक हमारे दर्शक, वो विषय वस्तु से संबंधित क्या कोई चीज आपसे पूछी गई थी? सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई सवाल था क्या? जी, उन्होंने प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पूछे। संविधान की प्रस्तावना से? अच्छा। जी, प्रस्तावना में जो संविधान के समय में थी उसी वैसी है या फिर उसमें कुछ चेंज किया गया है। तो मैंने इसका उत्तर दिया था, 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। अच्छा। बीच में थोड़ा सा हल्की फुल्की अपन चर्चा, ये काफी लंबा संघर्ष आपके लिए रहा है। जी। इस दौरान वो कौन व्यक्ति है जो बिल्कुल प्रेमलता के लिए सपोर्ट बन के खड़ा रहा? जी, मेरे लिए जो सपोर्ट है, सबसे पहले मेरी परिवार। हाँ। मेरे पिताजी, माताजी और सभी जितने परिवारजन हैं, वो सभी ने मुझे सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो और हम आपके पीछे सपोर्ट में हैं। मतलब और कहीं साथ में ताना नहीं दिया कभी किसी ने? जी, मैं जैसे 2 बार पहले असफल हुई, तो उसमें भी मेरा मोटिवेशन ही किया पिताजी ने कि नहीं, कोई बात नहीं है, एक बार से हार नहीं मानते, फिर से प्रयास करो तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो मैं अपने रास्ते पे फिर धैर्य बना के चलती रही। एक दो कोई ऐसी घटना आप बताएं जब आपका धैर्य जवाब दे गया। वो इंसान अंदर से भी टूटता है कई बार, जी। क्योंकि 2 बार की असफलता के बाद तीसरी की तैयारी करना बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। जब दूसरा मैं मेंस लिखने वाली थी, तो उससे कुछ दिन पहले ही मुझे टाइफाइड हो गया था। अच्छा। 20 दिन पहले लगभग। तो उस समय फिर मेरे हॉस्पिटल में ही इस तरह से ड्रिप वगैरह चल रही हैं, और उसी मैं कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाई उस समय। लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत करते हुए मैंने एग्ज़ाम पूरा लिखा, और उस समय पैटर्न चेंज कर दिया। पहले एक दिन में एक एग्ज़ाम होता था, हाँ। लेकिन उस समय एक दिन में 2 पेपर लिखने थे। 6 घंटे बैठ के
वहाँ पे रुकना था। अच्छा कंटिन्यू जी कंटिन्यू। और गर्मी का वो था मौसम, महीना जून में। तो उस समय थोड़ा सा मुझे मतलब हिम्मत की जरूरत पड़ी कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन उस समय मैं फिर भी सफल नहीं हो पाई। सफल नहीं हो पाई उस कठिनाई के दौर में भी। जयसिंह गुर्जर हैं मैम, कोई ऑथेंटिक बुक हो जो आरएएस के लिए सक्सेस, किताबों के बारे में कई लोग जानना चाहते हैं, आप अपने अनुभव से बताएं कि कोई ऐसी किताब जो ज्यादा मदद कर सकती है। पॉलिटिकल साइंस और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक है। और वो उस बुक में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसको अच्छे से आप रीड करिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं। और राजस्थान जीके के लिए मैंने लक्ष्य एक गाइड आती है, गाइड बुक, वो मैंने प्रेफर की थी, उसी को पढ़ा था मैंने। मैं बस एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके पास मटेरियल है उसको एक बुक को मतलब एक ही बुक को पढ़िए एक सब्जेक्ट के लिए। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए तीन चार किताबों के पचड़े में फंस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिवाइज नहीं हो पाता। जब परीक्षा का समय आता है तो उस समय रिवीजन जरूरी होता है, पर 4 बुक नहीं पढ़ सकते उस समय बहुत कम होता है। तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, ताकि जो जब परीक्षा का समय हो उसमें आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। राजेंद्र सिंह एक बात जानना चाहते हैं, ये लेट हमारे साथ जुड़े हैं, कि आरएएस में कितने साल आपने तैयारी की है और कितने समय बाद आपको ये सफलता मिल पाई है? प्रॉपर एक बार आप और दोहरा दें। जी, मैं लगातार 2015 से मैं परीक्षा की तैयारी मैंने शुरू की थी उस समय, और तभी से मैं लगातार इससे जुड़ी हुई हूँ। 2015 से आप ये परीक्षा फेस कर रही हैं और 21 में, तो 6 साल का अपना एक जीवन जो है। जितेंद्र छाबड़ी एक चीज और पूछ रहे हैं कि कोचिंग का कितना योगदान रहा, आपने कोचिंग करी या नहीं? अगर कोचिंग की तो कौन सी, आप थोड़ा सा बता दें। आपने कोचिंग शायद की नहीं है। जी, मैंने कोचिंग नहीं की, बस मैंने अपने जो और तैयारी कर रहे थे उनसे ही मैंने थोड़ा बहुत गाइडेंस लिया कि मुझे क्या बुक पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, और फिर मुझे जो प्रॉपर गाइडेंस मिला फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। लेकिन मैंने अभी इस परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की थी। अच्छा, परीक्षा के लिए टेस्ट के लिए भी और मेंस के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए जो सीरीज कोचिंग चलाती हैं, टेस्ट सीरीज जो चलाती है। साक्षात्कार के लिए आपने क्या कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह जो ये कोचिंग वाले कराते हैं फेस किया, कोई मॉक इंटरव्यू? जी, मैंने 1-2 कोचिंग्स में दिए थे मॉक इंटरव्यू, पर इसमें सबसे ज़्यादा मैं योगदान मानती हूँ हमारा एक 7-8 जो अभ्यर्थी थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, हमने एक ग्रुप बना लिया। अच्छा। और हम डेली ग्रुप डिस्कशन करते थे। जैसे आज का न्यूज़पेपर आया तो आज के न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिन पर सभी अपना अपना उसमें व्यू रखते थे कि इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें क्या जवाब जो है उचित तरीके से बेहतर जवाब जो है वो क्या होगा। तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, उससे कंटिन्यूटी भी बनी रही। हमने एक भी मतलब जैसे 9 जुलाई को ये रिजल्ट आया था मेंस का। अच्छा। और अब मेरा इंटरव्यू हुआ था 25 जून को। 25 जून को आपका तो इंटरव्यू? ये 1 साल की जर्नी हो गई एक तरह से इंटरव्यू की तैयारी की। तो उसमें जो ग्रुप डिस्कशन रहा वो डेली हम करते थे, तो वो उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी और तकनीकी एवं विज्ञान के लिए आपने कौन सी गाइड की मदद ली है, ये शुभम चौधरी जानना चाहते हैं। हिंदी के लिए एक राघव प्रकाश शर्मा जी की कोई एक चर्चित किताब है जी, वही मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने और कोई नोट्स या कुछ और प्रेफर नहीं किए। और साइंस वगैरह से संबंधित तो जो मैंने कोचिंग की थी, सर थे, उनके ही नोट्स थे, तो वही मैंने प्रेफर किए। अजय पाल सिंह जी का एक सवाल है, इस तैयारी में टेक्नोलॉजी का कितना योगदान आपके जीवन में रहा है? जब मैं तैयारी कर रही थी उस समय टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, और अभी ये कोविड के बाद से ज्यादा ये सारी चीजें ऑनलाइन जी हो गई। पहले तो ऑफलाइन ही चलती थी, तो उस समय जब तक मेंस लिखा था तब तक ऑफलाइन ही थी ज्यादातर चीजें। और मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन तैयारी होती है वो ज्यादा स्ट्रांग है,
कक्षा शिक्षण जो है आप क्लास में बैठ करके पढ़ उसमें रहे हैं, फोकस ज्यादा रहता है, फोकस क्योंकि आप वहाँ पे लाइव रहते हैं। और ऑनलाइन में क्या है कि कई बार फोकस हट जाता है, हट जाता है कि जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती आ हैं, जाती है। फिर माइंड चलता है कि चलो एक बार ये वीडियो देख लेते हैं हाँ। मनोरंजन के तौर पर, तो फिर डाइवर्ट हो जाता है माइंड। आप सोशल मीडिया पर हैं या नहीं हैं? जी मैं सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण था कि मैं पूरी तरह से फोकस होके तैयारी करना चाहती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाते हैं तो फिर बहुत सारी कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपको उनका रिप्लाई भी करना होता है, तो उसमें समय जाया होता है। आपको लगता है कि ये समय ज्यादा व्यक्ति का ले लेता है सोशल मीडिया? जी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने व्हाट्सएप खोला या फेसबुक खोला तो उसमें बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, फिर सबको देखना है, फिर सबको रिप्लाई करना है, तो उसमें समय कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। 1 घंटा 10 मिनट के लिए आप बैठे और घंटों का पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और अभी जो भर्ती निकली है ये बहुत जल्दी पूरी होगी, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें पूरी तरह से आप डेडिकेट होके लग जाएं। शुभम चौधरी एक बात पूछ रहे हैं, राजस्थान के स्कूलों में जो 6वीं से 12वीं तक की किताबें हैं, इनका आपकी सफलता में क्या योगदान है? मैंने 6वीं वाली किताबें तो नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ी थी। अच्छा, 11th-12th का जो सिलेबस है वो आपने किया। जैसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर वो देखना है कोई टॉपिक, तो उसके लिए वो प्रेफर मैं करती हूँ। और जनरली तो जैसे मेरे पास खुद के नोट्स बनाए हुए थे सभी सब्जेक्ट के, तो मैंने वही रिवाइज किए। इस पूरी यात्रा में, आपकी एकेडमिक यात्रा से लेकर के आरएएस परीक्षा की सफलता में, कोई ऐसा शिक्षक है जिसको आप याद करना चाहेंगे? जी शिक्षक के तौर पर मैं, हमारे कोचिंग में एक सर थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मतलब अगर मैंने पहला जब मेंस लिखा था और मैं सफल नहीं हुई, तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई कि नहीं अभी तुम मतलब चली हो इस मार्ग पे, तो आगे इसको मंजिल तक पहुंचाओ, बीच में मत रोको, क्योंकि यही इसकी परीक्षा है। हाँ, तो शिक्षक भी मनोबल बढ़ाते हैं। शिक्षकों का भी अपना कोई ऐसी सहेली जो आपके साथ मजबूती से खड़ी रही हो और ये सफलता में उसका कुछ योगदान हो, आप जिसे याद करना चाहें? अब ऐसे तो हमारा जो ग्रुप है उसमें 4 से 5 लोग हैं। अच्छा। जिनका सबका मुझे लगता है कि बहुत ही योगदान रहा है, और उन्होंने मेरी जितनी भी संभव मदद हो सकती थी उन्होंने की, मटेरियल से संबंधित या गाइड से संबंधित, या फिर जैसे कि परीक्षा में और क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो सब उन्होंने मुझे बहुत मदद की। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। डीग के रहने वाले एक हैं जो गणित विषय का अध्यापन कराते, लोकेंद्र शर्मा हैं। उन्होंने हमको ये जानकारी दी कि आपकी सफलता, भाई बहन की सफलता की खबरें अखबारों ने नहीं छापी। आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? मैं तो एक्चुअली मैं तो इसमें मतलब ज्यादा मैं ये भी नहीं चाहती थी कि प्रचार प्रसार हो, ठीक है, तो लेकिन सूचना तो होनी ही चाहिए। जी अब ये मीडिया की जिम्मेदारी भी बनती है कि उनको अगर लगता है कि भाई ये योग्य हैं तो उनको छापना भी चाहिए, लेकिन नहीं छापा तो कोई कारण रहा होगा। हाँ, कोई बात रही हुई। हाँ, जितेंद्र छाबड़ी बहुत गौर से आपको सुन रहे हैं प्रेमलता। उन्होंने कहा, अभी आपने कहा मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, और अभी जो उत्तर दिया है उसमें आपने कहा कि हमारी कोचिंग के एक सर थे, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं वो। जी मैंने शुरुआत में 1 या 2 महीने के लिए गाइडेंस जरूर लिया था। अच्छा। लेकिन प्रॉपर कोचिंग नहीं की, प्रॉपर जैसे पूरी कि कोचिंग नहीं की मेंस है। और ऐसे इस तरह से मैंने पूरी कोचिंग नहीं की। अच्छा, तो उस गाइडेंस के समय में ही वो जो शिक्षक मिले हैं उन्होंने आपका हौसला जो है वो बढ़ाने का काम किया है। अपना कोई इस अवधि का कड़वा अनुभव आपके पास संग्रहित हो, इन 5-6 सालों में हो सकता है कभी किसी ने कोई ताना मार दिया हो या कोई ऐसी चीज हुई हो जो कसक मन में आपके में बन गई हो? जब बार बार असफल होते हैं तो कई बार प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाते हैं कि क्या पता ये पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, क्या कर रहे हैं बाहर रहकर, जैसे लोग सोच लेते हैं कई बार। लेकिन
वो जो ताने होते हैं ना, वो भी एक तरह से मोटिवेशन का काम करते हैं, challenge अगर का आप काम पॉजिटिव करते हैं। लें, वो कई लोग कहते जी। हैं कोई पत्थर फेंक रहा है तो उसे दीवार में लगा दो आप। अगर कोई आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। आप उनको साबित करके बताइए कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। शुभम चौधरी एक टेक्निकल चीज जानना चाहते, प्री परीक्षा में 15 नंबर के आर्थिक प्रबंधन के आंकड़े एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित तथ्यों को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि बार बार वो चीजें बदलती रहती हैं। जी, प्रबंधन वाला जो टॉपिक है तो मैंने एमबीए किया हुआ है पीजी में, तो मुझे वो सारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर थे, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। और दूसरा जैसे अकाउंट वाला जो टॉपिक है, तो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनके आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं और उनको ही आप रिवाइज करें। जैसे अभी आपने एक बात कही थी प्रेमलता कि कई बार जब असफल व्यक्ति रहता है और वो घर से बाहर रह रहा होता है तो उसको परिवार में से नाते रिश्तेदार कई बार कमेंट्स करते हैं। जैसे गांव से या कस्बों से लोग, क्योंकि राजस्थान में तो या तो जोधपुर है या जयपुर है, दो ही बड़े केंद्र हैं, जी। तो ये बड़े शहर गांव से जाने वाले बच्चों को क्या अपनी ओर खींचते हैं? उनकी दिशा भ्रम करने में कोई योगदान है क्या इनका? मुझे लगता है कि दिशा भ्रम करने की बजाय अगर जो व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और उसको क्लैरिटी है कि मुझे ये हासिल करना है, तो चाहे कितनी भी चीजें दिशा भ्रम करने के लिए आए तो वो होगा नहीं। और दूसरा ये है कि जो शहर हैं वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं हैं, आधुनिक जो शिक्षा से संबंधित, या हमें कोचिंग चाहिए या कुछ और मदद चाहिए तैयारी में, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए बच्चे वहाँ जाते हैं। अगर वो कस्बे में ही उपलब्ध हो तो वहाँ जाने वो की शायद वहाँ जरूरत उन्हें नहीं जाने है। की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन कई युवक युवती जो हैं वो ऐसे बड़े शहरों में जाकर के दिशा भ्रमित भी हो जाते हैं, उनकी जीवन की दिशा बदल जाती है। तो घर वालों का अविश्वास करना भी, या वाचिंग, घर वालों की जो वाचिंग है बच्चों पर वो कैसी होनी चाहिए जो घर से बाहर रह रहे हैं? मुझे लगता है कि जो घर वाले हैं उनको बच्चे पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और मेरे साथ भी यही बात हुई, क्योंकि मेरे जो फैमिली है, मेरे परिवार है, उन्होंने सभी ने मुझ पे विश्वास बनाए रखा, कभी भी मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, ना होने दिया। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब बच्चे को लगता है कि उसका परिवार उसके साथ में है तो वो फिर लड़ने के लिए तैयार रहता है। हाँ, मजबूती से लड़ता है, वो आगे की लड़ाई मजबूती से लड़ता है। परिवार अगर साथ खड़ा है तो वो दूसरों के ताने हों, क्योंकि या परिवार ही सबसे पहली हिम्मत होती है। हाँ, वो इमोशनल सपोर्ट भी वहीं से मिलती है। आर्थिक ही नहीं, व्यक्ति को जो मानसिक और भावनात्मक जिस सहयोग की जरूरत होती है वो भी उनको वहीं से मिलती है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, अभी जो नई भर्ती आई है तो उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल जरूर होंगे अगर आप डेडिकेट होकर कड़ी मेहनत और धैर्य बनाए रखेंगे। हाँ, एक हमारी पिछले 4-5-6 दिनों से हम आरएएस के अभ्यर्थियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर वो हैं जो इन सर्विस हैं कहीं ना कहीं। तो इन सर्विस और एक बेरोजगार की लड़ाई कैसी होती है? एक तो सर्विस में है व्यक्ति, वो सिक्योर रहता है, और एक विशुद्ध बेरोजगार जो है वो प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कौन सा ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रहता है? जो जॉब में है उनको ये सपोर्ट रहता है कि चलो हमारे पास एक पीछे से सपोर्ट तो है, अगर सफल नहीं हुए तो एक जॉब तो है ही है। लेकिन जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उसको यही लगता है कि अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो मैं और पीछे रह जाऊंगा अपने जीवन, क्योंकि अब आरएएस की जो तैयारी है उसमें मिनिमम 3 साल तो 3 साल तो कम से कम एक टर्म के लिए, और जो 3 साल का जो समय दिया जाता है फिर वो वापस तो कभी आता नहीं है, वो तो गया आपका समय। तो ये एक दबाव बना रहता है बेरोजगार अभ्यर्थी पर। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि लेकिन जो जॉब वाले हैं उनको भी काफ़ी एडजस्टमेंट करना होता है, छुट्टियाँ लेना और भी जो जॉब से संबंधित जो कार्य हैं उनको मैनेज करना। तो दबाव दोनों पर रहता है, लेकिन बेरोजगार पर मुझे लगता है ज़्यादा रहता है। शुभम चौधरी का एक और सवाल है, सफलता के लिए जरूरी नहीं है कि 100% कोर्स को कवर किया जाए। मेरिट 60% से ज्यादा कभी नहीं गई, तो कुछ अभ्यर्थी कुछ तथ्यों को यानी 30% कोर्स को नहीं पढ़ते हैं,
आपने इस 30% में किन किन तथ्यों को छोड़ा था? क्या सिलेबस के कुछ अंश को आपने नजरअंदाज भी किया? मैंने सिलेबस को पूरा रीड किया। मैंने किसी भी पार्ट को ऐसे नहीं समझा कि इसमें से कुछ नहीं आएगा या ये मैं नहीं ये पढ़ना टफ चाहती। है, ऐसे अपन हाँ। छोड़ देते हैं। लेकिन ये होता है कि जब रिवीजन का समय आता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको समय नहीं मिलता उनको रिवाइज करने का, तो उस कारण वो कई बार होता है कि परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय याद नहीं आ पाती वो चीजें। तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कि जिसको आपको छोड़ना है। आप कोशिश ये कीजिए कि पूरा सिलेबस आप कवर करें। कबर आपकी क्योंकि मुट्ठी में रहे सिलेबस। सभी जो एक एक नंबर है वो मायने रखता है, और जो लास्ट में जब रैंक आती है तो उसमें पता चलता है कि एक नंबर से आप कितना पीछे रह गए। एक नंबर और आ जाता तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आती। तो इसलिए किसी भी सिलेबस में जो भी पार्ट दिए गए वो इसीलिए दिए गए क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इंटरव्यू जून में हो गया था, लेकिन रिजल्ट से पहले जब साक्षात्कार चल रहे थे 8-9 जुलाई को एक विस्फोटक सी खबर आई थी आरपीएससी को लेकर के कि 20, 25 या 23 लाख रुपए में इंटरव्यू बुक हो रहे हैं। उस खबर को पढ़ करके कितना मन थोड़ा सा परेशान हुआ था? खबर ऐसी थी तो परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर परीक्षा में जैसे ट्रांसपेरेंसी होती है तो जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको ही इसका फायदा रहता है। अगर कहीं पे ऐसी चीज देखने को मिलती है और जो विषय सामने आया तो वो चिंताजनक ही था, तो उसको देखकर निराशा तो होती है कि हम एक मतलब अपनी योग्यता, अपनी ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँच रहे हैं और कोई दूसरे तरीके से किसी और की सीट पर पोस्ट कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक गलत चीज है। और उससे जो मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको एक निराशा और हताशा होती है कि हम तो पता नहीं कहाँ पे खड़े हैं और लोग अलग तरीके से जा रहे हैं आगे। परसों शाम से एक और चीज हवा में तैरी है और कल उसके लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सामने आकर के जवाब भी देना पड़ा है। इंटरव्यू के अंक जी जो आरएस टॉप करने वाली मुक्ता राव है उसको 76 अंक मिले हैं और जो शिक्षा मंत्री जी के रिलेटिव हैं उनकी पुत्र वधू के भाई बहन उनको 80-80 अंक मिले हैं। आज के अखबारों में भी कल भी ये खबरें छपी हैं। आपका क्या मानना है? जी मेरा मानना यही है कि अभी तो ये जांच का विषय है, इस पे जांच भी होनी चाहिए और जब तक जांच पूरी तरह से नहीं हो जाए तब तक मैं तो इसमें क्या स्टेटमेंट देने की हाँ वो है, लेकिन एक चीज है जो हवा में तो तैरी ही है। अब वो विवादों में तो ये विषय चल ही रहा है, अखबारों में भी चल रहा है, न्यूज में भी चल रहा है, लेकिन जब तक जांच पूरी निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी ये किस तरह से पहुंचे वहां तक। हाँ, थोड़ी सी जानकारी भाई के बारे में भी दे दीजिए, वो है नहीं यहाँ। जी। उनका कौन सा प्रयास था? उनका दूसरा प्रयास था। अच्छा, भाई का दूसरा प्रयास था। जी तो आपका तीसरा, भाई का दूसरा। प्रेमलता की सफलता में पुष्पेंद्र का कितना योगदान? जी हम दोनों भाई बहन हम साथ ही रहते हैं तो हम साथ में ही तैयारी करी, और लेकिन भैया ने जैसे स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है उनसे गाइडेंस लिया तो वहाँ के जो भी नोट्स वगैरह उसको मिलते थे तो मैं उनको भी रीड करती थी। हाँ। और मेरे जो ग्रुप में जो साथी थे तो उनका मटेरियल, तो इस तरह से हम ग्रुप बना के हमने तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये फायदा होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने होती हैं कि आपको ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये पढ़नी है, और जो नहीं पढ़नी है वो साइड में हो जाती है। तो भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बार बार मोटिवेट भी किया। जब मेरा मोटिवेशन कम होने लगा तो इसने मोटिवेट भी किया कि नहीं कर सकते हो, आप आगे बढ़ो। हाँ, इस विषय पर हमने हालांकि चर्चा कर ली है। शुभम चौधरी ये पूछना चाह रहे हैं कि लेक सिटी जो झीलों की नगरी, ये आपका, या अपन इसे कहते हैं दीप को जल महलों की नगरी, और भरतपुर से संबंधित क्या कोई सवाल आपसे पूछा गया था? भरतपुर जिले से संबंधित या अपने होम टाउन से संबंधित कोई सवाल? जी भरतपुर या होम टाउन से संबंधित कोई भी सवाल मुझसे इंटरव्यू में नहीं पूछा गया। विनय गुर्जर हैं, इनका एक सवाल है, आरएस में इंग्लिश लैंग्वेज
स्ट्रांग होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो मेंस में जो 4th पेपर है उसमें 80 नंबर का जो पार्ट है वो इंग्लिश का ही है। अच्छा। और उसका मेन रोल है, जो 4th पेपर है वो अच्छी रैंक दिलाने और अच्छा पोस्ट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी जो मार्क्स डिक्लेयर हुए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना गैप आ गया। एक अभ्यर्थी है, उसने 4th पेपर में 148 अंक भी प्राप्त किए। अच्छा। 200 में से। 200 में से। जी, तो वो काफी आपकी रैंक जो है उसको हाई कर देता है और सिलेक्शन को भी पक्का कर देता पक्का है। कर देता है। आपको साक्षात्कार में कितने अंक मिले हैं? मुझे साक्षात्कार में 72 अंक मिले हैं। 72 अंक मिले, अच्छे अंक मिले। आप संतुष्ट हैं? जो कमरे में जो कुछ चला उसका परिणाम अंकों में ठीक दिया है? जी, मैंने यही, जब मैं इंटरव्यू देकर मैं रूम से बाहर निकली तो मैं काफी पॉजिटिव और मेरे फेस पर स्माइल थी, और जो इंटरव्यू बोर्ड थे वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। तो मुझे यही लगा कि मेरे 70 या 70 प्लस तो मार्क्स आ ही जाएंगे, और उसी अनुमान से मेरा हाँ, 72 अंक ठीक है। यदि आर स्टॉप करने वाले जो मुक्ता हैं उनको 76 अंक मिले हैं और आपको 72 मिले हैं, तो आप एक दो सवाल आप अमित अम्बेश हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल ज्यादा थे? इंटरव्यू में एक तो मेरे जो बैकग्राउंड है, जैसे बीए कौन से सब्जेक्ट से किया है या एमबीए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स, जैसे उस दिन मुझसे पूछा गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आज की न्यूज़पेपर की क्या हेडलाइंस थी। अच्छा। और फिर कोविड से संबंधित सवाल पूछे गए कि कोविड पैंडेमिक क्यों बना, उसको रोकने के लिए क्या बेहतर उपाय किए जा सकते थे वर्ल्ड लेवल पे और भारत इंडिया लेवल पर। तो और इस तरह से सवाल पूछे गए। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा कि आप कोई स्पोर्ट्स देखती हैं क्या। तो मैं जनरली स्पोर्ट्स कम देखती हूँ, तो मैंने कबड्डी के लिए बोला कि सर कभी कभी कबड्डी मैच जरूर देख लेते हैं। तो उन्होंने कबड्डी से संबंधित कुछ फैक्ट्स पूछे, वो मुझे याद नहीं थे, तो मैंने उनको पोलाइटली सॉरी बोल दिया। इंटरव्यू की तैयारी में कौन कौन सी चीजों का योगदान रहता है? इंटरव्यू में मुझे लगता है कि एक तो जो ग्रुप डिस्कशन है, जैसे 3 से 4 समूह चर्चा जो है वो, उससे आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको अपनी बात किस तरह से कम शब्दों में और बढ़िया तरीके से आपको रखनी है, और उससे आपका फिर कॉन्फिडेंस भी अपना आप आ जाता है, जब आप किसी भी विषय को सरलता से सहजता से आप बोल सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें आप जितने आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे उतने ही इंटरव्यू बोर्ड को आप इम्प्रेस कर पाएंगे। हाँ, वहाँ आपका मानस हिलता डुलता सा, अस्थिर से आप लगेंगे, बेचैन से आप लगेंगे, क्योंकि एक लोक सेवक बड़ी कुर्सी पर बैठता है, लोगों का जीवन प्रभावित होता है उनकी कलम से, तो वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से स्ट्रांग उसका होना बहुत जरूरी है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो जब आप वहाँ पे ही सहज नहीं हैं बात करने में, तो आप इतने सारे लोगों से किस तरह से आप उनको समझा पाएंगे, बात कर पाएंगे, तो इसलिए वो सबसे पहले यही चेक करते हैं। धवन फौजदार हैं कोरेर के, रविंद्र धाकड़ हैं, अमित हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके सफल जीवन की, उज्जवल भविष्य की कामनाएं की हैं। सामूहिक रूप से सबको आप धन्यवाद दे दें एक बार। जी, आप सभी दर्शकों का जो मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थी प्रेमलता। डीग कस्बे में आज हम आए हैं और डीग में प्रेमलता से हमारी मुलाकात हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। आपके लिए भी उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।